नमस्ते गाइस। तो अपन देख रहे हैं सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, है ना। लास्ट टर्न पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ी थी। आज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यार। ठीक है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस 5 टाइप के होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे देखें तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। यार जो सब्सटेंस है, ठीक है, जो सॉलिड है, जो मेटल्स हैं, उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक मोमेंट के कारण होती है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट के कारण होती है। या अपन बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह से टाइनी मैग्नेट होता है। इलेक्ट्रॉन को अपन टाइनी मैग्नेट की तरह मान सकते हैं, और जो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है उस टाइनी इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट जिसके कारण अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है, या तो अट्रैक्शन करता है या रिपल्सन करता है। ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो दो कारणों से या दो मोशन के कारण किसी सब्सटेंस में अब क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जैसे अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व होती, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट मानी गई है किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर। कि वो न्यूक्लियस के चारों ओर तो मोशन कर ही रहा है, साथ में अपने एक्सिस पे भी रोटेट हो रहा है। तो ये दो मोशन, कौन सी मोशन, अराउंड द न्यूक्लियस एंड अपने एक्सिस के अलोंग। ठीक है। तो अलोंग द एक्सिस और अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मूव होता है, जिसके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब्सटेंस शो करते हैं। तो ये बातें याद रखना यार। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो इन बातों को, कि इलेक्ट्रॉन को टाइनी मैग्नेट माना गया है। और जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है दो मोशन के कारण ओरिजिनेट होता है। दो मोशन कौन कौन सी, अलोंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड अलोंग द एक्सिस। ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट को अपन बोर मैग्नेटॉन में मेजर करते हैं, और वन बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल्स टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पे अपन ने 5 टाइप के क्या देख लिए सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक में क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस होते हैं कैसे कि एक तो सबसे पहली बात तो इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इनमें क्या नहीं होता है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, तो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर बात करें, अब आपने पढ़ा भी होगा कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं एक ऑर्बिटल में। तो अगर एक एटम के कारण, एक इलेक्ट्रॉन के कारण अगर मैग्नेटिक मोमेंट क्लॉकवाइज है, तो दूसरे के कारण एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो वो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, है ना। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे पेड होते हैं, NaCl H2O। और भी आपको एग्जांपल पता ही होंगे यार, क्योंकि ये तो 11th में भी होता है। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के बारे में अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होता है। म्यू निकालते हैं अपन, बोर मैग्नेटो, अगर आपको याद हो तो म्यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या निकालते हैं अपन, n+2 बोर मैग्नेटॉन, है ना, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। या अपन बोल सकते हैं कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो वीकली रिपेल होते हैं। वीकली रिपेल मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लेके जा रहे हो, सपोज ये आपका सब्सटेंस है और ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो ये रिपेल हो रहा है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में खिसक रहा है ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि ये वीकली क्या होता है, रिपेल होता है। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है यार, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लेके आ रहे हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेके आ रहे हो, और ये सब्सटेंस है आपका, तो अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो इसकी तरफ क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इनकी एक खास बात है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हो, मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, तो ये मैग्नेटिज्म शो करना बंद कर देता है। यानी इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने का बिहेवियर है वो कब तक रहता है, जब तक इस पे कोई आप एक्सटर्नल क्या लेके आते हो, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड हटाया तो ये फिर मैग्नेट की तरह बिहेव शो नहीं करता है। ठीक है। तो ये हो गए पैरामैग्नेटिक। ठीक है। फिर आती बात फेरोमैग्नेटिक की। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक तरह से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक है। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड ला रहे हो,
ठीक है, ये आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। एग्जाम्पल है फेकोनी, मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकल और CrO2। ये टेप रिकॉर्डर में यूज आता है। CrO2 टेप रिकॉर्डर में यूज आता है। ठीक है, आप जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ला रहे हो, ये किसकी तरह अट्रैक्ट होगा? इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अगर आप इसको रिमूव कर देते हो और इसके पास कोई दूसरा मैग्नेटिक या आयरन लेके आते हो, तो वो एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्शन शो करेंगे। मतलब इसके अंदर अभी भी मैग्नेटिक गुण है, इसके अंदर अभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, यानी ये परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देते हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देते हो, तो भी वह परमानेंट मैग्नेट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है यार, बोला जाता है, ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मेटल के एटम्स रहते हैं, मेटल आयन रहते हैं, वो एक सर्टेन डोमेन में रहते हैं, मतलब कुछ ग्रुप्स में रहते हैं। बात आ रही समझ में? क्या बोल रहे हैं? मेटल के एटम कुछ ग्रुप्स में एक साथ रहते हैं, और जिस ग्रुप में रहते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं डोमेन। उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। या ऐसा सोच लो यार कि आप मैग्नेटिक फील्ड ला रहे हो, ठीक है, इनमें क्या हो गए? अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो उनके मैग्नेटिक मोमेंट, किनके? इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट सबके एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, अब बोलना तो यहाँ पे डोमेन चाहिए कि डोमेन जो है ये किसके पैरेलल आ जाते हैं? सारे मैग्नेटिक फील्ड के। इसको बोलना तो क्या चाहिए कि डोमेन जहां पे एटम्स है, ठीक है, छोटे छोटे। ठीक है, एक डोमेन, जैसे एक डोमेन ये हो गया, फिर एक डोमेन ये हो गया, एक डोमेन ये हो गया, एक डोमेन ये हो गया, यहाँ पे बहुत सारे एटम ही एटम है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ला रहे हो तो सबकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? एक ही तरफ हो जाती है। या मैं बोलूँ जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है सबकी डायरेक्शन किधर हो जाती है? एक ही डायरेक्शन में हो जाती है। ठीक है, तो वो हो गए फेरोमैग्नेटिक। ध्यान रखना, परमानेंट मैग्नेटिज्म, टेम्पररी मैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिक, यार ये दिखते तो कैसे हैं कि ये खतरनाक तरीके से क्या शो करेंगे? पैरामैग्नेटिज्म। क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास, तो दिखने में तो ऐसा लगता है कि क्या करेंगे, या अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने में तो ऐसा लग, आप काउंट करते हो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और देखने में ऐसा लगेगा कि फेरोमैग्नेटिज्म होना चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं? डायमैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। वो कैसा होगा कि यार जो इनमें डोमेन्स होते हैं, या मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनों की, वो क्या हो जाती? अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल आ जाती है। तीन की ऊपर है मान लो, तो तीन की क्या है? नीचे है। तीन की ऊपर है तो तीन की क्या है? नीचे। इस तरह से एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर दे रहे हैं? ये कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं यार, ये भी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा खासा मैग्नेटिज्म शो करेंगे, क्योंकि इनमें भी क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इनका जो नेट मैग्नेटिज्म होता है, लेकिन इनका जो नेट मैग्नेटिज्म होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, वीकली अट्रैक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि यार इनमें भी क्या होता है? अनपेयर्ड होते तो हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते तो हैं, लेकिन ईच एंड अपोजिट डायरेक्शन में इनके मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन अनइक्वल नंबर में होते हैं। ठीक है, आप क्या बोल सकते हो कि डोमेन आर अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड अनइक्वल नंबर। अनइक्वल नंबर मतलब अगर जैसे 1 2 3 4 5 ऊपर है या 2 नीचे है, ठीक है, 4 ऊपर है या 3 नीचे। आ रही है बात समझो? जैसे 3 क्लॉकवाइज है, 2 एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो दो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन एक के कारण क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, तो इनके कुछ एग्जांपल है, जैसे Fe3O4 हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम फेराइट हो गया, Fe2O4, Fe in the +3 और this Mg in the +2, Zn+2 ऑक्सीडेशन, Fe in the +3 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल थे। यार एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर के ऊपर ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है। द टेम्परेचर above which this ferromagnetic substance converted into paramagnetic substance, and the temperature is known as Curie temperature. क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर वो होता है जहां पे फेरामैग्नेटिक अपना परमानेंट मैग्नेटिज्म क्या कर देता है? खो देता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है साहब, तो ये आपके पास क्या थी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी।
यार अब दो सब्सटेंस ले रहे हैं अपन, पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस और पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस और पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। देखो दोनों में ही क्या आ रहा है, सॉरी, दोनों में ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। ठीक है, दोनों में ही इलेक्ट्रिक वर्ड आ रहा है, यानी सीधा सा ताल्लुक है यार, इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज से इसका रिलेशन होगा। ठीक है, पायरो, पायरो का मतलब होता है गर्मी, हीट। ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर आप टेम्परेचर दो या हीट करो, पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस, है ना, ऑन हीटिंग दे शो इलेक्ट्रिकल चार्ज। उनमें क्या आ जाता है यार, इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है या इलेक्ट्रिसिटी शो कर देते हैं। हीट के कारण ऐसे सब्सटेंस जो हीट के कारण इलेक्ट्रिसिटी शो कर दे या दिखा दे, वो पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक है ना, स्ट्रेस, पीजो है मैकेनिकल स्ट्रेस, ऐसे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस हो गया, ऑब्टेन्ड हो गया, किसके कारण, मैकेनिकल स्ट्रेस के कारण, मैकेनिकल प्रेशर के कारण। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेस के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी शो कर रहे हैं वो पीजो इलेक्ट्रिक, और जो हीट के कारण इलेक्ट्रिसिटी शो कर देते हैं वो पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। पीजो इलेक्ट्रिक का बहुत अच्छा एग्जांपल है क्वार्ट्ज, पीजो इलेक्ट्रिक का बहुत अच्छा एग्जांपल है क्वार्ट्ज। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पायरो और पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है यार, एक्चुअली क्या होता है, जब प्रेशर वगैरह या हीट वगैरह अपन लगाते हैं, ठीक है, तो जो एटम्स होते हैं वो उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, और उनकी पोजीशन चेंज होने के कारण उनमें पोलरिटी आ जाती है। ठीक है, प्रेशर या हीट लगाने पे क्या होता है कि जो एटम होते हैं इन सब्सटेंस में जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो अपनी पोजीशन से हट जाते हैं। ठीक है, और उनके अंदर क्या होता है, पोलरिटी प्रेजेंट हो जाती है, पोलरिटी प्रोड्यूस हो जाती है, ऑब्टेन्ड हो जाती है, और उस पोलरिटी के कारण ही ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज शो करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं। तो यार गाइज ये था आपका चैप्टर। ठीक है, सॉलिड स्टेट, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं यार इसी के ऊपर, है ना। तो पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है, हीट के कारण इलेक्ट्रिसिटी, पीजो मैकेनिकल स्ट्रेस, प्रेशर के कारण इलेक्ट्रिसिटी शो करना। तो गाइज अपने पास अभी क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है कि वुस्टाइट का एक सैंपल है, उसका कंपोजिशन ये है, और इसके अंदर Fe3+ का परसेंटेज निकालना है। यार वुस्टाइट स्ट्रक्चर इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था कि ये मेटल की डिफिशियंसी के कारण हो जाता है। और मेटल की डिफिशियंसी कब होती है, जब मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है या उस वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो आयरन है, आयरन Fe2+ और Fe3+ में प्रेजेंट होगा, है ना। तो मान लिया लेट नंबर ऑफ Fe3+ आयन इज इक्वल टू x, तो Fe2+ कितना होगा यार, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, 0.93 माइनस x। ठीक है, अब यार बताओ इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है, 0, यानी प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज बराबर होगा। ठीक है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इक्वल होगा तभी कितना आएगा, 0। ठीक है, तो चार्ज बैलेंस कर रहे हैं अपन सिंपल सा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होगा यार, आयरन +3 के कारण भी होगा और +2 के कारण होगा। +3 के कारण कितना होगा, 3x, और +2 के कारण कितना होगा, 0.93 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 2। और ऑक्सीजन के कारण कितना होगा, -2, क्योंकि ऑक्साइड कितना है, ऑक्साइड पे चार्ज कितना होता है, -2, और नंबर में कितना है, एक ही है, इसलिए इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करोगे एक्स की वैल्यू आएगी 0.14। अब परसेंटेज ऑफ Fe3+ कैलकुलेट करना है आपको, तो क्या होगा कि Fe3+ कितना प्रेजेंट है, 0.14, कितने में से, 0.93 में से, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया ये, 15.05%। तो ये आ गया आपके पास आयरन का परसेंटेज +3 ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है, Fe3+ का परसेंटेज आ गया वुस्टाइट के अंदर दिए गए कंपोजिशन में। और इसका अपोजिट पूछा होता कितना, 84.95%, वो किसका आ जाता, आयरन +2 का। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है यार। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा होता है, इसमें जिसका पूछा गया उसको x मान लो, जो बचा हुआ है वो कितना हो गया, ये कंपोजिशन दिया हुआ है 0.93 माइनस एक्स, पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव चार्ज
प्लस नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से आयरन का कंपोजिशन अपन ने निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको बोला गया है कि सॉलिड NaCl है, ठीक है, उसको बनाते वक्त 10⁻³ मोल परसेंट उसके पास उसमें SrCl2 की इम्प्योरिटी डाली थी। अपन ने पढ़ा था यार इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है कि केटाइन वैकेंसी का कंसंट्रेशन निकालना, मतलब नंबर ऑफ केटाइन वैकेंसी बतानी। यार अपन ने जब पढ़ा था, ठीक है, क्या जब पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तो अपन ने बताया था एक SR के कारण एक केटाइनिक वैकेंसी आती है। ठीक है, तो यार सिंपल सी बात है, SrCl2 कितना मिलाया 10⁻³ मोल परसेंटेज, तो परसेंटेज को जब हटा रहे हैं तो डिवाइड 100 किया तो कितना आ गया 10⁻⁵ मोल, यानी SrCl2 कितना मिलाया 10⁻⁵ मोल। मेरे को एक बात बताओ, 1 SrCl2 इज इक्विवेलेंट 1 केटाइनिक वैकेंसी। बोल सकते हैं कि यार एक SrCl2 के कारण एक केटाइनिक वैकेंसी आती है। ठीक है, तो 10⁻⁵ मोल अगर आप SrCl2 डाल रहे हो तो कितनी केटाइनिक वैकेंसी आ जाएगी 10⁻⁵ मोल केटाइनिक वैकेंसी आ जाएगी। डन, एक SrCl2 से एक CV आता है, मतलब एक केटाइनिक वैकेंसी आती है, तो 10⁻⁵ अपने पास तो कितने SrCl2 10⁻⁵, तो इसके कारण कितने मोल आ जाएगी 10⁻⁵ मोल केटाइनिक वैकेंसी आ जाएगी। और आगे सोल्व करें तो 10⁻⁵ और मोल को क्या लिख सकते हो आप 6.02 इंटू 10⁻23 केटाइनिक वैकेंसी, या 6.02 इंटू 10⁻18 केटाइनिक वैकेंसी। यार इतनी सारी वैकेंसी उस NaCl आयन के अंदर, एक मोल NaCl आयन के अंदर प्रेजेंट होगी। तो इस तरह से बहुत सिंपल सा है, ये तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में पढ़ाया था कि एक SrCl2 के कारण एक केटाइन वैकेंसी आती है, तो 10⁻⁵ मोल SrCl2 के कारण कितनी आएगी 10⁻⁵ मोल केटाइनिक वैकेंसी। बस मोल की जगह एवोगैड्रो नंबर रखा है कि एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, इतनी वैकेंसी आ जाएगी, तो इसको सोल्व कर दिया। ठीक है यार, तो ये आपके पास चैप्टर था, कौन सा, सॉलिड स्टेट। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। आगे एक प्लेन विजुलाइज करते हैं, एक तो क्वेश्चन आते हैं कि प्लेन को विजुलाइज करो, आपको पार्टिकल्स दे देंगे और बताएंगे इसका ये प्लेन कौन से प्लेन के अंदर ये पार्टिकल एडजस्ट हो रहे हैं, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है यार, तो अपन प्लेन विजुलाइज कर रहे हैं FCC के अंदर। आपको ऐसा दिया होगा या इस तरह से दिया होगा, है ना, और आपको प्लेन विजुलाइज करना है। तो अगर यार इस तरह का दिया अरेंजमेंट, तो इस तरह का अरेंजमेंट कहाँ दिखेगा आपको, ये देखो, ये तीनों आपस में टच कर रहे हैं और ये नीचे वाले तीनों आपस में टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्लेन आप खींचोगे तो इस तरह के अरेंजमेंट में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन खींचता हूँ, ये जो प्लेन है ऐसे प्लेन, ये प्लेन जा रहा, ये 1 2 3 और 1 2 3 पार्टिकल्स के सेंटर से निकल रहा है इस तरह से। तो ये तीनों आपस में टच है तो 1 2 3, ये तीनों आपस में टच है 1 2 3, और इनके ऊपर एक प्लेन खींच दिया। हाँ, आपको इस तरह से भी दिया हुआ होता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है, इस तरह से ज्योमेट्री दी होगी कि बताओ ऐसा अरेंजमेंट किस प्लेन में। तो यार देखो, ये तीनों आपस में टच कर रहे हैं 1 2 3 1 2 3। अब ये फेज सेंटर, ये जो 4th नंबर वाला, वो 5th को भी टच कर रहा होगा, 3rd को भी टच कर रहा होगा, ऊपर 2 को भी टच कर रहा होगा और इधर 6 को भी टच कर रहा होगा। ठीक है, तो ये 4th वाला 3rd को टच कर रहा है, 5th को टच कर रहा है, 2 को टच कर रहा है और इधर 6 को भी टच कर रहा है। डन, तो ये 3 4 5, तो दिस वन 3 4 और 5। ठीक है, और आपके पास क्या आ गया, ये जो 6 वाला है किस किस को टच कर रहा होगा, 6 वाला किस किस को टच कर रहा है यार, क्योंकि ये सब क्या होते हैं a/√2 डिस्टेंस में होता है, ये वाला, तो ये 5th को और 1st को तो टच करेगा, साथ में 2 को और 4 को भी टच करेगा। 6 वाला 1st और 5th को तो टच कर रहा है, साथ में 2 और 4 को भी टच करेगा, क्योंकि इस वाले फेस सेंटर से इस वाले फेस सेंटर और इस वाले फेस सेंटर से इस वाले फेस सेंटर पे क्या होगा, पार्टिकल आपस में टच करते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के कारण। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं प्लेन को। ठीक है, कि इस प्लेन में ये पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। यार बहुत सी बार आपको ये वाला प्लेन भी दे देते हैं, एक सिंपल सा, कौन सा, कि आपके पास
यहाँ पे पार्टिकल्स है 4, एक पार्टिकल यहाँ है, एक प्लेन ये हो गया, ठीक है। तो इसमें अरेंजमेंट कैसे दे देंगे आपको, एक ये कुछ इस तरह से आपको अरेंजमेंट दे दिया है ना, ये सर्कल ही है यार, ठीक है, ध्यान थोड़ा। तो इस तरह से प्लेन का अपन क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। ये भी आईआईटी में पूछे हुए क्वेश्चन है यार, तो थोड़ा विजुअलाइज करें चीजों को, इमेजिनेशन बढ़ाएं, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चंस हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर दे, वो क्वेश्चन लिख दें यार कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो थैंक यू, स्टे एट होम, बी सेफ। तो ये सॉलिड चैप्टर था यार, बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप ध्यान से इसको विजुअलाइज इमेजिन करके पढ़ोगे तो इसमें बहुत कम चीजें याद रखने की थी, बाकी सारी थोड़ी सी आपको क्या है कंसेप्टिव वाइज चीजें समझ में आ जाएगी। तो एक बार ये पूरा होने के बाद एक बार फिर से रिवाइज करें, हो सके तो फिर से आप वीडियो देख ले सारे, ठीक है। तो थैंक यू।